विश्व इतिहास में अगर किसी देश पर देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत सबसे सटीक बैठती है तो वो है जर्मनी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति 1750 के आसपास शुरू हो गई थी, लेकिन जर्मनी 1850 तक सोया हुआ था। क्यों? क्योंकि जर्मनी कोई एक देश था ही नहीं, वो 300 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन जब जर्मनी जागा तो उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कुछ ही दशकों में वो ब्रिटेन को पछाड़कर यूरोप का औद्योगिक बाहुबली बन गया। आपके बीए तृतीय वर्ष के एग्जाम के लिए इसे उसी पॉइंट टू पॉइंट और धमाकेदार तरीके से समझते हैं। 1. जर्मनी में औद्योगिक क्रांति के उदय के कारण, कॉजेज ऑफ राइज। जर्मनी की अर्थव्यवस्था का रॉकेट मुख्य रूप से इन 3 ईंधनों से उड़ा। ज़ोलवेरिन 1834 की स्थापना, ये जर्मनी के औद्योगिकरण का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये एक सीमा शुल्क संघ, कस्टम्स यूनियन था। पहले जर्मनी के एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाने पर भारी टैक्स लगता था। ज़ोलवेरिन ने पूरे जर्मनी में टैक्स फ्री व्यापार शुरू करवा दिया। यानी राजनीतिक एकीकरण से पहले जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हो गया। बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण 1871 में जब बिस्मार्क ने जर्मनी के सभी टुकड़ों को जोड़कर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया तो देश में शांति और स्थिरता आई। एक बड़ा देश, एक बड़ी सरकार और एक बड़ी मार्केट, यहीं से असली बूम आया। कोयला और लोहे का खजाना। औद्योगिकरण की जान कोयला और लोहा होता है। जर्मनी की रूर घाटी, रूर वैली कोयले से भरी पड़ी थी और 1871 में फ्रांस को हराने के बाद जर्मनी ने उससे अल्सिस लोरेन का इलाका छीन लिया, जहां लोहे का अपार भंडार था। 2. जर्मनी की औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताएं, की कैरेक्टरिस्टिक्स। जर्मनी की क्रांति ब्रिटेन या फ्रांस से बिल्कुल अलग थी। यहाँ कुछ अनोखे सिस्टम अपनाए गए। भारी उद्योगों पर फोकस, हेवी इंडस्ट्रीज। ब्रिटेन ने सूती कपड़े, टेक्सटाइल से क्रांति शुरू की थी, लेकिन जर्मनी ने सीधे लोहा, स्टील, रसायन, केमिकल्स और बिजली, इलेक्ट्रिकल्स पर फोकस किया। क्रुप और सीमेंस जैसी विशाल कंपनियां इसी समय दुनिया भर में छा गईं। विज्ञान और शिक्षा का गठजोड़। जर्मनी ने रट्टा मारने वाली पढ़ाई बंद करके तकनीकी विश्वविद्यालयों, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज का जाल बिछा दिया। वैज्ञानिक सीधे कारखानों के लिए रिसर्च करते थे। इसी कारण जर्मन दवाइयां और रंग, डाइज पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। मेड इन जर्मनी क्वालिटी का प्रतीक बन गया। कार्टेल सिस्टम। जर्मनी की कंपनियों ने आपस में लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने ग्रुप, कार्टेल बना लिए ताकि वो मिलकर दाम तय कर सकें और विदेशी कंपनियों को मार्केट से बाहर निकाल फेंकें। सरकार का फुल सपोर्ट। रूस की तरह जर्मनी की सरकार ने भी उद्योगों को बचाने के लिए विदेशी माल पर भारी टैक्स, प्रोटेक्टिव टैरिफ्स लगाए और देश भर में रेलवे लाइनों का जाल बिछा दिया। 3. औद्योगिक क्रांति का प्रभाव और परिणाम, इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जर्मनी के इस तूफानी विकास ने पूरी दुनिया का नक्शा और इतिहास बदल दिया। ब्रिटेन को पछाड़ा। 1900 आते आते जर्मनी ने स्टील और केमिकल उत्पादन में ब्रिटेन को बहुत पीछे छोड़ दिया और यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया। मजदूरों के लिए कानून। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों में गुस्सा न भड़के और वे समाजवाद, कार्ल मार्क्स के विचार की तरफ न जाएं। इसलिए बिस्मार्क ने दुनिया में सबसे पहले मजदूरों के लिए बीमा और पेंशन, सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं लागू की। साम्राज्यवाद की भूख और प्रथम विश्व युद्ध। जब जर्मनी के कारखानों में बेतहाशा माल बनने लगा तो उसे बेचने के लिए बाजार, उपनिवेश चाहिए थे, लेकिन दुनिया भर के बाजारों पर ब्रिटेन और फ्रांस का कब्जा था। बस यहीं से बाजार छीनने की होड़ शुरू हुई, जिसने आगे चलकर दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 की आग में झोंक दिया। निष्कर्ष, एग्जाम के लिए, जर्मनी की औद्योगिक क्रांति केवल अर्थव्यवस्था का विकास नहीं थी, बल्कि यह विज्ञान, सरकारी योजना और राष्ट्रवाद का एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल था जिसने जर्मनी को रातों रात एक सुपर पावर बना दिया। रूस की औद्योगिक क्रांति का इतिहास किसी सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर फिल्म की कहानी जैसा है। जहां ब्रिटेन और फ्रांस में औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे आम लोगों और व्यापारियों के प्रयासों से शुरू हुई थी, वहीं रूस में ये क्रांति ऊपर से, यानी सरकार जार द्वारा संचालित की गई थी। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इस उत्तर को एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित ढांचे, कारण, विशेषताएं और परिणाम में समझते हैं। 1. रूस में औद्योगिक क्रांति के उदय के कारण, कॉजेज और बैकग्राउंड। रूस 19वीं सदी के मध्य तक एक बेहद पिछड़ा और कृषि प्रधान देश था। यहाँ औद्योगिकरण की शुरुआत मुख्य रूप से कुछ बड़े झटकों और सरकारी नीतियों के कारण हुई। क्रीमिया युद्ध में करारी हार 1853-1856। इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस को बुरी तरह हरा दिया। इस हार ने रूसी जार सम्राट की आंखें खोल दी कि बिना रेलवे, आधुनिक हथियारों और फैक्ट्रियों के उनका विशाल साम्राज्य यूरोप की आधुनिक ताकतों के सामने टिक नहीं सकता। कृषि दासों की मुक्ति, इमांसिपेशन ऑफ सर्व्स 1861। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में रूस के करोड़ों किसानों, सर्व्स को जमींदारों की गुलामी से आजाद कर दिया।
इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि गांवों से हजारों मजदूर निकलकर शहरों की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। सर्गेई विट्टे की नीतियां 1890 के दशक में सर्गेई विट्टे रूस के वित्त मंत्री बने। उन्हें रूस के औद्योगिकरण का आर्किटेक्ट माना जाता है। उन्होंने रेलवे के निर्माण और भारी उद्योगों के लिए आक्रामक नीतियां बनाईं। 2. रूस की औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताएं, की कैरेक्टरिस्टिक्स। रूस का औद्योगिकरण यूरोप के बाकी देशों से बिल्कुल अलग था। परीक्षा में इन बिंदुओं को जरूर हाईलाइट करें। राज्य प्रायोजित औद्योगिकरण, स्टेट स्पॉन्सर्ड। रूस में मध्यम वर्ग या व्यापारी वर्ग बहुत कमजोर था, इसलिए कारखाने लगाने, खदानें खोदने और रेलवे बिछाने का ज्यादातर काम खुद सरकार ने अपने नियंत्रण में किया। विदेशी पूंजी पर अत्यधिक निर्भरता, फॉरेन कैपिटल। रूस के पास अपना पैसा नहीं था, इसलिए औद्योगिकरण के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम के निवेशकों से भारी कर्ज लिया गया। रूस के कई बड़े कारखाने विदेशियों के पैसे से चल रहे थे। रेलवे और भारी उद्योग पर जोर। सरकार का पूरा फोकस कपड़ा बनाने पर नहीं, बल्कि लोहा, कोयला, स्टील और रेलवे पर था। इसी दौरान दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण शुरू हुआ, जिसने रूस के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ दिया। विशालकाय कारखाने, मैसिव फैक्ट्री साइजेस। रूस में छोटी छोटी फैक्ट्रियों की बजाय सीधे हजारों मजदूरों वाले बहुत विशाल कारखाने लगाए गए, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग का पुतिलोव आयरन वर्क्स। एक ही जगह पर हजारों मजदूरों के काम करने से आगे चलकर उनमें राजनीतिक चेतना जल्दी आई। 3. औद्योगिक क्रांति का प्रभाव और परिणाम, इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। रूस ने औद्योगिकरण की दौड़ में छलांग तो लगा ली, लेकिन इसके सामाजिक परिणाम बहुत भयंकर हुए। नए औद्योगिक शहरों का उदय, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को और बाकू तेल उत्पादन के लिए जैसे शहर अचानक से बहुत बड़े औद्योगिक केंद्र बन गए। मजदूरों का भयंकर शोषण, फैक्ट्रियों में काम करने की स्थितियां बेहद अमानवीय थीं। मजदूरों से 12 से 14 घंटे काम लिया जाता था, वेतन बहुत कम था और उन्हें गंदी और भीड़ भाड़ वाली बैरकों, झुग्गियों में रहना पड़ता था। समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों का प्रसार। जब हजारों शोषित मजदूर एक साथ फैक्ट्रियों और झुग्गियों में रहने लगे तो उनमें एकता की भावना जागी। कार्ल मार्क्स के समाजवाद, सोशलिज्म के विचारों ने इन मजदूरों को बहुत प्रभावित किया। वे समझने लगे कि उनके असली दुश्मन पूंजीपति और जार की सरकार हैं। 1917 की रूसी क्रांति की नींव। इस औद्योगिकरण ने रूस को एक आर्थिक ताकत तो बनाया, लेकिन समाज को एक प्रेशर कुकर में बदल दिया। मजदूरों के इसी असंतोष ने आगे चलकर हड़तालों का रूप लिया और अंततः 1917 की महान बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति को जन्म दिया, जिसने जार के साम्राज्य को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका। निष्कर्ष, ग्रेटर देन रूस की औद्योगिक क्रांति एक ऐसा ऐतिहासिक चरण था जिसे देश की सुरक्षा और तरक्की के लिए सरकार ने बहुत जल्दबाजी में लागू किया। लेकिन इस आर्थिक विकास के साथ साथ जब सामाजिक सुधार नहीं हुए तो इसी औद्योगिक मजदूर वर्ग ने उस साम्राज्य का ही अंत कर दिया जिसने उन्हें पैदा किया था। अवध ओझा सर अक्सर कहते हैं, जब चुनौती बड़ी हो तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर इतिहास रच देता है। जापान ने इतिहास रचा। 19वीं सदी के मध्य तक जापान दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ एक पिछड़ा और सामंती फ्यूडल देश था। वो अपने खोल में छिपे कछुए की तरह था, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसने मात्र 30-40 सालों में वो कर दिखाया जो करने में ब्रिटेन को 100 साल लग गए थे। आपके बीए के एग्जाम के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र प्रश्न है। इसे बिल्कुल इस देसी और धमाकेदार स्टाइल में लिख कर आना। 1. नींद कैसे खुली? क्रांति के कारण। जापान की क्रांति खुद की मर्जी से नहीं बल्कि डर के मारे शुरू हुई थी। कमोडोर पेरी की धमकी। 1853। जापान 200 सालों से दुनिया से कटा हुआ था। 1853 में अमेरिका का नेवी अफसर कमोडोर पेरी अपने काले काले जंगी जहाजों के साथ जापान के तट पर आ धमका और बोला, या तो हमारे साथ व्यापार करो या युद्ध के लिए तैयार रहो। गुलाम बनने का डर। जापानियों ने जब देखा कि उनके पड़ोसी चीन और भारत को अंग्रेजों ने कैसे अपना गुलाम बना लिया है तो उनकी दिमाग की बत्ती जल गई। उन्हें समझ आ गया कि अगर तलवार लेकर बंदूकों से लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। बचने का एक ही तरीका है, पश्चिमी देशों के हथियार और तकनीक सीखो और उन्हीं को टक्कर दो। मेजी पुनर्स्थापना, मेजी रेस्टोरेशन 1868। जापान में पहले शोगुन सेनापतियों का राज चलता था जो बहुत पुराने ख्यालात के थे। 1868 में जनता ने शोगुनों को उखाड़ फेंका और असली सम्राट मेजी को सत्ता वापस दे दी। सम्राट मेजी ने एक ही नारा दिया, फुकोकू क्योहे, जिसका मतलब था देश को अमीर बनाओ और सेना को मजबूत करो। यहीं से जापान का औद्योगिकरण शुरू हुआ। 2. जापान की औद्योगिक क्रांति की विशेषताएं, काम कैसे हुआ? जापानियों ने गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने जो सिस्टम बनाया वो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। ज्ञान का कॉपी पेस्ट, रिवर्स इंजीनियरिंग। खान सर के स्टाइल में कहें तो जापान ने कोई शर्म नहीं की।
उन्होंने अपने हजारों छात्रों को अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी भेजा ताकि वो वहां जाकर साइंस, इंजीनियरिंग और मिलिट्री की पढ़ाई करें। उन्होंने विदेशी इंजीनियरों को भारी सैलरी देकर जापान बुलाया, उनसे मशीनें बनवाईं, तकनीक सीखी और फिर उन विदेशियों को वापस भेजकर खुद काम संभाल लिया। सरकार बनी स्टार्टअप फाउंडर। जापान के आम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो फैक्ट्रियां लगा सकें, इसलिए शुरू में सरकार ने खुद रेलवे, खदानें, कपड़े के कारखाने और हथियार बनाने की फैक्ट्रियां लगाईं। ज़ायबात्सु का उदय। जब सरकार की फैक्ट्रियां अच्छे से चलने लगीं, तो सरकार ने उन्हें बहुत सस्ते दामों पर अपने कुछ भरोसेमंद व्यापारी परिवारों को बेच दिया। इन विशाल व्यापारिक घरानों को ज़ायबात्सु कहा जाता था, जैसे भारत में टाटा, अंबानी या बिरला। मित्सुबिशी और मित्सुई इसी ज़ायबात्सु के उदाहरण हैं। गजब का अनुशासन और राष्ट्रवाद। पश्चिमी देशों में मजदूर और मालिकों में हमेशा लड़ाई हड़ताल होती थी, लेकिन जापान में मजदूरों को सिखाया गया कि तुम कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपने देश के सम्राट के लिए काम कर रहे हो। इसलिए जापानी मजदूर 14-14 घंटे बिना हड़ताल किए देश को मजबूत बनाने के लिए काम करते रहे। 3. इस क्रांति का परिणाम, दुनिया में भौकाल। जापान के इस तूफानी औद्योगिकरण का ऐसा भयानक परिणाम निकला जिसकी यूरोप ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रूस जापान युद्ध 1904-1905। औद्योगिकरण के बाद जापान की सेना इतनी आधुनिक हो गई कि 1905 में उसने यूरोप के विशालकाय दैत्य रूस को युद्ध में बुरी तरह हरा दिया। इतिहास में ये पहली बार था जब किसी एशियाई देश ने किसी यूरोपीय ताकत को धूल चटाई थी। पूरे एशिया, भारत में भी में खुशी की लहर दौड़ गई। साम्राज्यवाद की शुरुआत। अब जापान भी यूरोप की तरह एक पूंजीवादी डकैत बन गया। उसे अपनी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल और बाजार चाहिए था, इसलिए उसने अपने ही पड़ोसियों कोरिया, मंचूरिया और चीन पर हमला करके उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आधुनिक महाशक्ति। प्रथम विश्व युद्ध तक जापान एशिया का अकेला ऐसा देश बन चुका था जो बराबरी से अंग्रेजों और अमेरिकियों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता था। निष्कर्ष। जापान की औद्योगिक क्रांति दुनिया के इतिहास का सबसे शानदार कमबैक है। इसने साबित कर दिया कि अगर किसी देश में अपनी संस्कृति पर गर्व, सीखने की लगन और अनुशासन हो, तो वो विदेशी तकनीक को अपनाकर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहकर सुपर पावर बन सकता है।